नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीए राहुल गोयल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 जो अभी खत्म हुआ है, जिसकी आईटीआर अब हम भरना शुरू करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। अब बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ दोस्तों। आप सबको पता है इस बजट स्पीच में, ये जो बजट स्पीच हुई थी अभी, इसमें ये कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में मतलब अब जो भी आप नेक्स्ट आईटीआर भरोगे उसमें आपकी आईटीआर बहुत हद तक प्री फिल्ड होगी, बहुत सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ रखी होगी दोस्तों। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो डिटेल प्री फिल्ड आ रही है, अगर वो डिटेल गलत हुई तो, जी हाँ, अगर वो डिटेल गलत हुई तो क्या होगा? मैं इसलिए भी आपको ये चीज कहना चाह रहा हूँ। कुछ समय पहले, इवन अभी तक आपने देखा होगा, ई कंपेन के आपके नोटिसेज आ रहे थे। जब आप पोर्टल पे जाके देख रहे थे तो आपका जो इंटरेस्ट था वो डबल डबल शो हो रहा था वहां पे। जी हाँ, डबल डबल इंटरेस्ट शो हो रहा था। एक को आप डिक्लाइन कर रहे थे, एक को आप एक्सेप्ट कर रहे थे। अब वहां पे जब डबल शो हो रहा था तो क्या गारंटी है कि जो आईटीआर प्री फिल्ड आएगी उसमें वो चीज डबल नहीं हो या इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो? इसकी क्या गारंटी है? डेफिनेटली गलत हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। अगर हम उसको चेंज करेंगे, मान लो 1 लाख रुपए है वहां प्री फील्ड में, मैं उसको 50,000 करूंगा, क्या इससे मेरे स्क्रूटनी का नोटिस, लिमिटेड स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है? क्या इसके चांसेस बन सकते हैं? तो ऑब्वियसली अगर कोई पोर्टल पे डेटा आ रहा है ऑटोमेटिकली फिल होके, आप उसको अमाउंट को हटा के कोई दूसरा अमाउंट डाल रहे हो, तो चांसेस तो बनते हैं स्क्रूटनी में आने के। तो हमें क्या करना चाहिए इस केस में? किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपको लगता है चांसेस बनते हैं कि वहां पे प्री फिल्ड डेटा गलत हो सकता है, जो कि ई कंपेन के नोटिस हमने देखे उसके बाद, तो डेफिनेटली ये लग सकता है। दूसरा, आपने ये भी कहा था कि जो भी कैपिटल गेन होगा, शेयर की सेल परचेज होगी, शायद उसका डेटा भी वहां पे ऑटो पॉपुलेट होगा। अब मैंने कोई शेयर सेल किया, परचेज किया, जिस कंपनी का था, जिसका मैंने परचेज सेल किया, उस कंपनी के डेटा से आप वहां पे डेटा डालोगे, वहां से डेटा आएगा। मान लो वो कंपनी ने गलत डेटा डाल दिया, उस कंपनी ने ही गलत डेटा डाल दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होने वाला है दोस्तों? आइए देखते हैं, सारी डिटेल पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा मुझे राइटअप मिला, आर्टिकल मिला livemint.com पे। वर्थ शेयरिंग मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, और फाइनेंशियल ईयर 2021 की आईटीआर भरने से पहले आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए दोस्तों। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ एक बार फिर से। इसकी हेडिंग है, ये प्री फिल्ड रिटर्न ऑफ इनकम कुड प्रूव टू बी ए हेडेक फॉर टैक्स पेयर। ये जो प्री फिल्ड आईटीआर है वो करदाताओं के लिए एक सरदर्द बन सकता है। कैसे बन सकता है वो सरदर्द? आइए दोस्तों। In her budget speech, the finance minister announced that pre-filled income tax return, which so far came filled in with detail of salary, tax payment, tax deducted at source, कि अभी तक जो प्री फिल्ड आ रही थी वो केवल सैलरी की आ रही थी, कितनी सैलरी है, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितना टैक्स का पेमेंट हुआ है, वुड नाउ कम फिल्ड इन आल्सो विद डिटेल ऑफ कैपिटल गेन्स। अभी तक क्या आ रहा था? सैलरी, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ आपका, और आपने टैक्स का कितना पेमेंट किया, इतना प्री फिल्ड आ रहा था बस। अब क्या क्या आने वाला है? अब आने वाला है कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। अब क्या क्या आने वाला है? सैलरी तो आएगी आएगी, कैपिटल गेन भी आएगा लिस्टेड सिक्योरिटी का, डिविडेंड भी आएगा दोस्तों, पोस्ट ऑफिस या बैंक से आपने जो ब्याज ले रखा था वो भी आएगा। अभी ई कंपेन में आपने देखा, जो बैंक से ब्याज था, पोस्ट ऑफिस से जो ब्याज था, ई कंपेन में डबल दिख रहा था आपका। आपका ई कंपेन में जब आपने देखा, आपको दिख रहा होगा कि यार ये ब्याज तो मेरा है ही नहीं, ये भी कैसे आ रहा था? तो डेफिनेटली जो चीज ई कंपेन में आ रही है, डेफिनेटली वही चीज आईटीआर में भी आने वाली है प्री फील्ड में, राइट? तो पहले तो केवल क्या हो रहा था, इस साल तक तो क्या हो रहा था, मार्च 20 तक तो क्या हो रहा था, सैलरी का ही डेटा आ रहा था, या फिर मैंने जो टैक्स का पेमेंट किया, मेरा जो टीडीएस कटा वो ही आ रहा था। अब क्या क्या आएगा? लिस्टेड सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन भी आएगा, डिविडेंड भी आएगा, पोस्ट ऑफिस का बैंक पे, पोस्ट ऑफिस और बैंक का इंटरेस्ट भी आएगा, चाहे वो एफडी पे हो, सेविंग पे हो, उन सब पे आएगा। To facilitate the pre-filling of such information, rules have been notified requiring some entities to furnish certain information to tax department. What is the information and what does this imply for the common taxpayer? तो उन्होंने कहा कि ये सबको फैसिलिटेट करने के लिए कि डेटा प्रीफिल्ड हो जाए, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल नोटिफाई किए। उन रूल के तहत लिखा कि भैया ये जो एंटिटीज है ना, आप हमें इंफॉर्मेशन दोगे। जैसे बैंक को बोला कि भैया आप ब्याज की इंफॉर्मेशन दोगे, लिस्टेड एंटिटीज को बोला कि आप हमें शेयर के जो सेल परचेज हुई है उसकी डिटेल दोगे। उन डिटेल के आधार पे हम हर एक एससीसी के पोर्टल पे, हर एक एससीसी के लॉगिन पे डेटा में वो डेटा पंच कर देंगे। अब ये व्हाट इज द इम्प्लाई फॉर द कॉमन मैन, कॉमन टैक्स पेयर के लिए उस इंफॉर्मेशन से क्या होगा? आगे बढ़ते दोस्तों।
All companies listed as well as unlisted are now required to submit taxpayer wise detail of aggregate of dividend distributed by the company. जो भी कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सबको जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है पैन नंबर वाइज वो डिटेल भारत सरकार को देने वाली है। ऑल बैंक्स, कोई भी बैंक हो, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सेप्टिंग रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एनबीएफसी हो गया, उनको क्या क्या देना है डिटेल, आर रिपोर्ट, उनको रिपोर्ट करनी है सरकार को इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू टैक्स पेयर, कि एक करदाता को जितना किसी बैंक ने, किसी एनबीएफसी ने, किसी पोस्ट ऑफिस ने किसी करदाता को ब्याज दिया है और वो ब्याज 5,000 से एक्सीड हो रहा है, जी हाँ, साल भर में 5,000 से ज्यादा, 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है ब्याज मिलना साल भर में, तो 5,000 से ज्यादा अगर बैंक से आपको ब्याज मिला है या फिर एनबीएफसी से मिला है या पोस्ट ऑफिस से मिला आपको ब्याज, इवन कॉर्पोरेटिव बैंक से मिला है, तो वो आपकी डिटेल देंगे भारत सरकार को। इसमें कौन कौन सा ब्याज का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, सेविंग का भी हो सकता है, आपके डिपॉजिट्स का भी हो सकता है, और जो 5,000 की लिमिट अप्लाई होगी ना वो एग्रीगेट इंटरेस्ट पे होगी। जैसे मान लो डिपॉजिट आपने करा रखे थे, वहां से 4,000 का ब्याज मिला, सेविंग से आपको 2,000, तो टोटल 5,000 से एक्सीड हो गया, तो सारी की सारी डिटेल भारत सरकार के पास जाने वाली है। अब बात आती है जॉइंट होल्डर। बहुत बार ये ऐसा भी हो सकता है कि जॉइंट होल्डर का अकाउंट हो, दो जने हो या दो से ज्यादा जने हो। अब क्या होगा, जो इंटरेस्ट रिपोर्ट करेगा ना बैंक, तो जॉइंट होल्डर में जो फर्स्ट होल्डर होगा ना उसके नाम से करेगा। मान लो जॉइंट होल्डर में तो ब्याज दोनों का हो सकता है, तो फर्स्ट होल्डर के नाम से बैंक, अब जॉइंट उस अकाउंट पे जो जॉइंट होल्डर का अकाउंट था उस पे टोटल लेस सपोज 50,000 का ब्याज मिला उन लोगों को, और राम और श्याम थे, फर्स्ट नाम था राम का, तो राम के नाम से वो सरकार को डिटेल देगा। अब राम की जो पोर्टल होगा इनकम टैक्स का, वहां पे तो 50,000 दिखेगा, श्याम के पोर्टल पे कुछ नहीं दिखेगा, तो राम को तो वहां पे चेंज करना पड़ सकता है ना कि भैया, क्योंकि इसका आधा अमाउंट या जो भी था वो परटेन करता था श्याम से। इट इज टू बी, और माइनर के केस में गार्जियन को रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। Depository have to furnish details of capital gain on listed securities, taking capital gain on FIFO, first in and first out basis, taking cost of IPO or off market transaction at zero, and cost and sale price for non-market transaction at day and trade. Registrars and share transfer agent are required to report detail of capital gain on mutual funds. तो आपको पता है डिपोजिटरीज जो भी है कैपिटल गेन की डिटेल देंगे, जो भी आपके रजिस्ट्रार्स है, ट्रांसफर एजेंट्स है, म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन की डिटेल देंगे। ऑल दीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय 31st में। तो इनको कब देना है, 31 मई तक डिटेल ये देनी है, 31 मई तक ये डिटेल देनी है। दिस इंप्लाइज दैट टिल मिड जून योर प्रीफिल्ड रिटर्न वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन द टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो भैया जब तक ये लोग डिटेल नहीं देंगे, जब तक ये लोग डिटेल नहीं देंगे, मान लो इन्होंने ही डिले कर दिया, जब तक ये डिटेल नहीं देंगे तब तक आपकी आईटीआर प्रीफिल्ड तो होगी ही नहीं, क्योंकि इन लोगों की डिटेल तो उसमें आई ही नहीं। हो सकता है आपकी सैलरी की आ रही हो सकता है बैंक ने डिटेल दे दी हो तो बैंक के ब्याज की आ रही हो, बट कैपिटल गेन की, शेयर्स जो आपने खरीदे बेचे हैं, म्यूचुअल फंड आपने जो खरीदे बेचे हैं, ये जो एंटिटीज है जिनको रिपोर्ट करना था सरकार को, डिटेल बतानी थी कि भैया राम ने इतना शेयर का कैपिटल गेन हुआ है, श्याम का इतना हुआ है, जब तक ये लोग डिटेल देंगे नहीं तब तक हमारी जो आईटीआर होगी प्रीफिल्ड जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होंगी, और हम हमारे रिटर्न शायद भर नहीं पाएंगे या फिर गलत भी भर सकते हैं। The information will also be reflected in your 26S। 26S में भी वो रिफ्लेक्ट होगी। तो जब तक ये लोग डिटेल नहीं देंगे तब तक वो चीज 26AS में भी नहीं आने वाली है। आज मैं रिटर्न भर देता हूं, पता चले कल को इन्होंने कोई और इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरा 26S में कुछ और आएगा और आईटीआर प्रीफिल्ड में कुछ और आएगा, वहां तो डेफिनेटली मेरे नोटिस के चांसेस बन जाते हैं। अब these entities are also required to provide you with a copy of information filled by tax department. What happens if there is a mistake in the information? बहुत बढ़िया बात है ये कि बैंक ने ब्याज की डिटेल दी, म्यूचुअल फंड वालों ने कैपिटल गेन की डिटेल दी, ऐसे ही शेयर वालों ने, डिपॉजिटर ने शेयर की कैपिटल गेन की डिटेल दी। अगर वो डिटेल गलत दे दी, मान के चलो वो डिटेल गलत डाल दी, ए की बी में डाल दी, बी की सी में डाल दी, अब क्या होगा, ए को भी दिक्कत, बी को भी दिक्कत, सी को भी दिक्कत। क्या वो लोग, क्या उन लोगों को बैंक के पास जाना पड़ेगा कि सर आपने मेरा ब्याज गलत डाल दिया? क्या डिपॉजिटरी के पास जाना पड़ेगा कि आपने शेयर परचेज की डिटेल गलत डाल दी? क्या म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा कि आपने मेरे कैपिटल गेन की डिटेल गलत डाल दी? बिल्कुल बिल्कुल बोलना पड़ेगा। क्या आपको क्या लगता है, क्या आप इनकम टैक्स को बताओगे कि भैया ये गलत आ रही है तो वो मान जाएंगे? नहीं, आपको क्या करना पड़ सकता है, क्या करना पड़ सकता है, इस वर्डिंग पे ध्यान देना, पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है आपको बैंक के पास अप्रोच करना पड़ेगा। सर आपने जो मुझे एफडी का सर्टिफिकेट दिया है ना उसमें तो इतना इंटरेस्ट है, जो सेविंग का दिया है उस दोनों का तो मिला के 10,000 हो रहा है, लेकिन आपने जो मेरी प्रीफिल्ड आईटीआर में तो 20,000 की इन्फॉर्मेशन आ रही है, डबल इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई? डबल भी आ सकती है, इसमें बैंक की भी गलती नहीं है कि डबल आ गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा बैंक गलती करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे गलती हो सकती है पंचिंग में। कैसे, आइए बताते हैं आपको आगे इनके कैसे हो सकती है।
In case of capital gain on listed security, you are permitted to correct the purchase or sale rates while filing your tax return. अब बहुत जने ये बोलेंगे कि जो भी डिटेल आ रही है वहां पे आप उसको एडिट भी कर पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल मैं एडिट कर सकता हूँ, बट एडिट अगर मैं करूंगा और उसका एक मैसिव चेंज हुआ तो क्या होने जा रहा है? Does this mean that other mistake cannot be rectified while filing your return? तो ये बोल रहा है कि कैपिटल गेन की जो शेयर की सेल परचेज की जो रेट है वो तो मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब मैं बाकी और जो डिटेल आ रही है वो मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? While this is not clear, you definitely have to ask the concerned entity to rectify it. You may thereof have to deal with multiple entities. तो ये तो उन्होंने बोला कि जो शेयर्स की सेल रेट है, परचेज रेट है, वो अगर गलत आ रही है प्री फिल्ड आईटीआर में, वो आप एडिट कर सकते हो। इसका मतलब आगे की बाकी की डिटेल में एडिट नहीं कर पाऊंगा। 1 लाख का ब्याज चढ़ गया, मैं उसको 50,000 कैसे करूं? तो मुझे बैंक के पास जाना पड़ेगा कि भैया इसको सही करो। तो मुझे मतलब इतनी एंटिटीज से उलझना पड़ेगा। This is definitely going to be a problem for many taxpayers, given the past experience in trying to get mistakes in TDS return rectified with such entity, unless there is an efficient mechanism in place to ensure that any mistake pointed out by the taxpayer properly rectified. तो जब तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाते हो कि जैसे ही करदाता ने कोई मिस्टेक बताई वो तुरंत रेक्टिफाई हो जाए, मजा नहीं आएगा। If you cannot get the mistake rectified before the due date, अब मिस्टेक को सही कराते कराते ड्यू डेट निकल गई। There is no provision for the extension of due date for filing of the return on account of such delays caused by non-fault of yours. कि रेक्टिफाई कराते 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 ड्यू डेट निकल गई। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान इनकम टैक्स में नहीं लेके आए हैं कि करदाता की तो गलती नहीं थी, वो तो बेचारा रेक्टिफाई करा रहा था, इस दौरान ड्यू डेट निकल गई तो ड्यू डेट बढ़ा दी जाए, ड्यू डेट नहीं बढ़ेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। Thereof it is essential that taxpayers should be able to correct their pre-filled tax return. तो ऐसा होना चाहिए कि पूरा उनको राइट मिले कि वो चेंज कर सके पहली चीज। However, how can otherwise hold taxpayer at fault for giving incorrect information unless the pre-filled information is also correct? कैसे एक करदाता को लायबल ठहराया जा सकता है जब किसी ने और ने गलत इंफॉर्मेशन डाल दी हो? आगे और भी बहुत कुछ है। द मिस्टेक, जो मैं बोल रहा था कि केवल बैंक या कैपिटल गेन वाले ही मिस्टेक नहीं कर सकते। द मिस्टेक में नॉट only be at the information providers end but also at the tax department's end. Tax department के end से भी गलती हो सकती है। कैसे? A client who had filed her tax return in February was shocked to receive an email in the last week of the March stating that the bank interest information submitted by her was incorrect. क्या है? एक client है who had filed her tax return in February was shocked. वही चीज अभी जो आपने देखा था 19-20 के आईटीआर में, आपने फरवरी में अपनी रिटर्न भरी, बाद में आपके पास ई कंपेयर का नोटिस आया कि आपकी जो इंटरेस्ट आपने डाला है वो तो इनकरेक्ट है ई कंपेयर के हिसाब से। When comparing the two, it was noticed that tax department had taken the same paying interest twice. आपने देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा, ई कंपेयर में एक ही ब्याज 2 बार आ रहा था। ई कंपेयर में एक ही ब्याज 2 बार आ रहा था। तो क्या बैंक ने डबल बताया? नहीं, बैंक ने डबल नहीं बताया है। बैंक ने डबल नहीं बताया है तो हुआ क्या? डबल कैसे आया? ऑन चेकिंग, जब चेक किया गया विद द टैक्स हेड ऑफ द बैंक, बैंक के टैक्स हेड से जब चेक किया as how such mistake occurred, he clarified that. तो उसने साफ साफ बताया कि दोस्तों, he clarified that beside the TDS return, one fine day all banks received a notice asking them to furnish information of interest exceeding 5,000 paid to all depositors. अब बैंक क्या करता है? बैंक जो ब्याज देगा, हम सबको पता टीडीएस काटता है, राइट? करेक्ट, टीडीएस काटता है तो टीडीएस रिटर्न भी भरेगा। टीडीएस रिटर्न जो उसने भरी उसके माध्यम से 26AS में ब्याज चला गया बैंक का, गया या नहीं गया? गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चढ़ा दिया वो ब्याज उसके नाम से, पर्टिकुलर एसएससी के नाम से। अब क्या हुआ, एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को बोला कि भैया जितने भी आदमियों को आपने 5,000 से ज्यादा का ब्याज दिया उसकी डिटेल दे दो। बैंक ने डिटेल उठा के दे दी, इनकम टैक्स ने वो डिटेल वापस डाल दी। एक एसएससी जिसको 50,000 का ब्याज मिला, टीडीएस रिटर्न भरी, बैंक ने टीडीएस काटते हुए उसका ब्याज 26 में आ गया, इनकम टैक्स ने उठा के डाल दिया प्री फिल्ड में या आपके ई कंपेन में डाल दिया 50,000 रुपए। एक महीने बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक से बोला कि भैया जिन जिन से 5,000 से ज्यादा का ब्याज आया ना, डिटेल भेज दो। बैंक ने डिटेल भेज दी, फिर उठाया, फिर उठा के फिर डाल दिया ई कंपेन में कि भैया आपका एक और 50,000 का ब्याज है, तो डबल हो गया ना। Therefore, they had furnished the same information twice tax department, once in the TDS return and once in response to the notice. तो बैंक ने वो इन्फॉर्मेशन 2 बार दी थी, एक बार करेक्ट दी क्योंकि TDS रिटर्न बननी थी, दूसरी बार भी उन्होंने करेक्ट दी क्योंकि डिपार्टमेंट ने मांगी थी। Apparently, the tax department added both the numbers when comparing it with the tax return. हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ई कंपेन के नोटिस में 2 बार वो चीज आ गई है दोस्तों। तो क्या ऐसी गलती आगे नहीं हो सकती है? अब आगे, even if you are able to correct the information in tax return due to the mismatch, your case is likely to be selected for verification or limited scrutiny. ये भी मान लिया जाए कि आप उनको करेक्ट कर दोगे, आप खुद के पोर्टल पे खुद से, एक करदाता अगर खुद से भी उस डिटेल को करेक्ट कर देगा तो भी दोस्तों चांसेस हो सकते हैं वहां पे आपका केस लिमिटेड स्क्रूटनी में आ जाए।
which is unnecessary and avoidable harassment for known fault. आपकी कोई गलती ही नहीं थी. Now taxpayer will not only have to compile information for their tax return, but will also have to reconcile the pre-filled information in the tax return. Besides undertaking a similar exercise for TDS, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो भी आप आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन बनाओगे ना, उसको आपको चेक करना है आपकी प्रीफिल्ड से. जैसे ही आना चालू हो जाएगी, ध्यान देना, आप कंपाइल कर लो अभी. जी हाँ, अभी कंपाइल कर लो. बैंक से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट ले लो, सेविंग का चेक कर लो, एफडी का चेक कर लो, कैपिटल गेन, शेयर परचेज, जो भी आपने खरीदे बेचे सबकी डिटेल कंपाइल कर लो अभी के अभी. फॉर्म 16 ले लो, जो भी सैलरी आई है वो सब कंपाइल कर लो. आज की तारीख में आप उनको कंपाइल कर लो. जैसे प्रीफिल डेटा है उससे उसको वेरीफाई करो. अब आप देखोगे कि आपने जो कैपिटल गेन कैलकुलेट किया और जो प्रीफिल्ड में आ रहा है उसमें डिफरेंस हो सकता है. कैसे? For capital gain on listed share, there is likely to be difference in most of all the figures due to day and rate being adopted and due to the fact that brokerage and other exchange charges would not be have been factored in pre-fill information. कैसे हो सकता है? जो आपके एक्सचेंज चार्जेस थे, ब्रोकरेज चार्जेस थे, वो डेफिनेटली आप आपके कैपिटल गेन से कम करोगे, लेकिन हो सकता है प्रीफिल्ड में वो डिटेल नहीं जाए. जी हाँ, बहुत कम चांसेस है कि प्रीफिल्ड में वो ब्रोकरेज के कमीशन के चार्जेस जाएंगे. नहीं, वहां तो आपका कैपिटल, अगर ब्रोकरेज के चार्जेस, कमीशन के चार्जेस वहां नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां तो कैपिटल गेन ज्यादा दिखेगा, जबकि एक्चुअल में कम है. This will involve much more time and effort, and instead of making life easier for taxpayer design, at least in the short term, will create more problem. तो लॉन्ग टर्म का तो पता नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है दोस्तों. अब इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका एक ही समाधान है. अभी तो हमारे पास कि जो भी डिटेल्स आपकी उसको कंपाइल करो, जैसी प्रीफिल्ड आए उसको चेक करो और तुरंत हाथ पे जैसे आपको कुछ गलती दिखती है अप्रोच करो. आप आपके बैंक को अप्रोच करो और जो भी एंटिटी है जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप अप्रोच करो, जिससे आपकी चीज करेक्ट हो सके, स्क्रूटनी में आने के चांसेस आपके कम हो सके. दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.